खेतिहर मजदूर यूनियन के बैनर तले यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जहाँ धरना प्रदर्शन में जनपद के हजारों की संख्या में खेतिहर मजदूर पहुंचे हुए थे। वहीं इन खेतिहर मजदूर के नेताओं का कहना है कि यहाँ आज आजादी के 75 साल बाद भी इन मजदूरों की हालात में सुधार नहीं हुआ। तो वहीं वर्तमान सरकार की महंगाई से ये खेतिहर मजदूर भी परेशान है। महंगाई की जो मार है खेतिहर मजदूरों की कमर तोड़ दी है। तो वहीं इन खेतिहर मजदूरों में ज्यादातर मुसहर समाज से आते हैं, जिनकी जमीनें जो उनके पास खुद की जमीनें नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों का पट्टा हुआ है जिनको आज तक इनकी जमीनें नहीं मिल पाई। 8 सूत्रीय मांगों के साथ ये खेतिहर मजदूरों ने यहाँ तहसील प्रशासन को खास तौर से जो भूमिहीन और उनमें जो मुसहर जात के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के आए हैं। उनको पट्टा मिलना चाहिए। ये ज़माने से ज़मीन पर काम कर रहे हैं, दूसरों के ज़मीनों पे भी काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को भी जोत रहे हैं, बो रहे हैं, लेकिन इनके पट्टे नहीं हो पा रहे हैं। उनके पट्टे खारिज हो गए हैं, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, मनरेगा का काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, भुखमरी के शिकार हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के आज जब पूरा मौका मिला है कोरोना के बाद सड़कों पर निकलने का, तो ये सब आए हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। ज्ञापन सौंपा, उसके बाद यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। देवरिया में जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर जागरूकता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के लिए रैली निकाली गई, जिस रैली में शहर के लगभग 1 दर्जन विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ NCC कैडेट कोर के भी बच्चे शामिल हुए। इसमें सीधा प्रशासन द्वारा संदेश दिलाया गया कि सभी लोग मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में आगे बढ़कर अपने नाम को जो त्रुटि हो उसको सही कराएं और आने वाले चुनाव में वोटर बन सकें। वहीं प्रशासन की इस रैली से जागरूकता जब निकली तो शहरों में कई जगह जाम हो गया और इस रैली को आगे जो चलने वाले अधिकारी थे उसमें सदर SDM सौरभ सिंह, ADM प्रशासन और यहाँ पर सीधे तौर पर CO सिटी भी मौजूद रहे। ये रैली लगातार निकाली जा रही है, जिससे कि आने वाले चुनाव में जो वोटर बनने वाले बच्चे हैं, जिनका उम्र कम है, चाहे जिनका नाम छोटा है, चाहे जो मर गए हैं, वो सब सुरक्षित करके और सही एक लिस्ट आ सके। इसके लिए प्रशासन ने लगातार रैली निकालने की व्यवस्था बनाई है। और आज 1 नवंबर के दिन सुबह महिला विद्यालय, यहाँ महिला महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय, जहाँ से निकाली गई, पूरे शहर में रैली घुमाई गई। इसके पहले भी 2 बार रैली निकल चुकी है। तो अब चुनाव नजदीक आते ही मतदाता सूची को सही करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अनेकों कार्यक्रम शहर में हो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम से जो वोटर नहीं है बच्चे, उनमें भी ललक है कि वो अपना नाम घटवा पढ़ा सकते हैं। देवरिया में इस समय जागरूकता रैली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में लगातार अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ व चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जनपद जालौन क्राइम फ्री हो सके। वहीं हम बात कर लें माधोगढ़ थाना क्षेत्र की, तो माधोगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिन पहले एक युवक का नाले में शव मिला था। नाले में शव मिलने के बाद पुलिस पूरे इस मामले में जुट गई थी। वहीं आज माधोगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वहीं 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए मृतक के परिवार से रंजिश चलती थी। यद्यपि इन दोनों में मित्रता थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुआ खेलते थे। 30 तारीख को इसने उस व्यक्ति का मर्डर किया था और मर्डर से 3-4 दिन पहले इन लोगों की लड़ाई हुई थी, जिसमें मृतक ने इसकी कुछ पिटाई की थी। उसके बाद 30 तारीख को जब ये लोग फिर जुआ खेले और उसका शराब और पी के सो गए थे, मध्य रात्रि के करीब में इस व्यक्ति की आँख खुली और इसने अपने प्रतिशोध की भावना से वहीं पे पड़े ईंटों से उस व्यक्ति के सर पे वार करके उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को छुपाने की नीयत से उसको घसीट करके वहाँ पे
वहाँ से गुजरते हुए एक नाले में बॉडी को डिस्पोज कर दिया था। तो इस घटना का अनावरण भी काफ़ी जल्दी, लगभग 14-15 घंटे में ही अपराध का अनावरण कर लिया गया है। बताया कि उस मृतक का ही मित्र इस पूरे मामले में शामिल था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के साथ आज हम खास बातचीत करेंगे। जो कासगंज के आम मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं IAS हर्षिता माथुर। आइए बात करते हैं इनसे। मैम, जिस तरह से जनपद में DAP खाद को लेकर किल्लतें आ रही हैं, क्या कहेंगे? DAP खाद को लेकर ये बताना चाहूँगी कि आज भी हमारे यहाँ जो 300 मीट्रिक टन आने वाली है, 150 मीट्रिक टन फर्रुखाबाद और चंदौसी से प्राप्त होने की संभावना है। बीच बीच में आती रही, निरंतर आ रही है। अभी 8000 MT की हमें और आवश्यकता है, लेकिन इसमें निरंतर रूप से आती जा रही है। जहाँ जहाँ भी इशू आता है उसमें 1 या 2 दिन में हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं। बात की जाए अगर नगर पालिका और ग्राम पंचायतों की, तो सफाई का अभाव काफ़ी बढ़ रहा है। सफाई नहीं हो पा रही है त्योहारों को देखते हुए भी। क्या निर्देश है? नहीं, सभी लोगों को निर्देश दिया गया है। जो वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी जो ड्राइव चल रहे हैं उसके संबंध में और त्योहारों के दृष्टिगत पूरे नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों जगह ही साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और उसको रोस्टरवार जो जनपद में विभाग हैं वो सभी उसको अनुपालन करा भी रहे हैं। जहाँ कहीं से भी यदि इस तरह की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल वहाँ पे टीम बनाकर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। मैम, अगर बात की जाए जिस तरह से डेंगू वायरल फीवर चल रहा है, उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है कासगंज जनपद में देखने को मिलता है आए दिन स्वास्थ्य विभागों का जो हड़ताल चल रही है जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, तो उसको लेकर क्या? देखिए, अभी भी एक अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान में प्रतिदिन टेस्टिंग भी हो रही है और बुखार निश्चित रूप से जो है उसके संबंध में हम लोगों ने अपने प्रशासनिक अमले और स्वास्थ्य के अमले दोनों को ही लगाया हुआ है। टेस्टिंग पे हम लोग और जोर दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का हम लोग जोर दे रहे हैं। सभी MOIC स्तर पे भी ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि इस तरीके की टेस्टिंग में जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन सभी की प्रॉपर एक लाइन लिस्टिंग कर लें और जिन लोगों का बुखार अगर आया है तो उन सभी पे अदरवाइज़ भी अपने जो स्थानीय उनका जो तंत्र है उससे नज़र बनाए रखें। हम अगर बात की जाए जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में केवल 5 डॉक्टर हैं, जबकि यानी आए दिन अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर चली थी जिसमें डॉक्टरों की अनुपस्थिति, जो 9 बजे तक कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं उपस्थित हुआ था, जो अधीक्षक हैं वो भी नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर क्या है? देखिए, जिला अस्पताल का निरीक्षण मैंने भी किया था और वहाँ पर CMS के द्वारा यह मुद्दा भी उठाया गया था कि जो तैनातियाँ हैं वो थोड़ी सी उनमें कमी है और उसके संबंध में शासन से पत्राचार भी किया गया है। हम लोग पुनः उसकी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जो समय से आने की बात कही गई है, समय से आने के निर्देश हैं और यदि ऐसा सूचना मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी कि यदि कोई अपने समय से अपने अस्पताल में नहीं पहुँचा। लास्ट बार यहाँ पर सोरों जो अभी शुकर क्षेत्र स्थल घोषित हुआ है उसका एक मोहल्ला पड़ता है लहरा, उसमें अगर बात की जाए तो सफाई का बहुत ही अभाव है। जहाँ पर नाले भरे हुए हैं वहाँ पर सफाई के लिए कोई भी नहीं जाता है, जो कि नगर पालिका द्वारा कोई भी कर्मचारी वहाँ नहीं लगाया गया। नहीं, ये संज्ञान में आया है और इसमें निश्चित रूप से अच्छी कार्रवाई होगी और आप लोगों को रिजल्ट भी सामने आएगा। ये थे हमारे साथ कासगंज जनपद की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, जिनका साफ तौर पर कहना है जो DAP खाद की किल्लतें चल रही हैं जल्द ही उनसे निजात मिलेगी। अब देखने वाला समय बताएगा कि ये निजात कितनी जल्दी मिल पाती है या नहीं। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। ललितपुर जनपद में किसानों की जो आत्महत्या की जो घटना है लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद में जो किसान है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि ऐसी ही घटना ललितपुर जनपद के थाना कोतवाली अंतर्गत मसरा खुर्द की है, जहां पर एक किसान ने खेत पर जाकर एक पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। तो वहीं इस मामले में परिजनों का कहना है कि जो किसान है आर्थिक तंगी से परेशान था और कई दिनों से उसे बैंक का कर्ज व साहूकार का कर्ज देना था, जिससे वह काफी परेशान रहता था। अब तो वहीं देखने वाली बात यह है कि आखिर जो ललितपुर जनपद में जो किसान है आखिर आत्महत्या करने को विवश क्यों है। तो वहीं आपको बता दें कि एक किसान और है थाना कोतवाली के अंतर्गत केलवा गांव में, जहां पर एक किसान खाद लेने के लिए करीब 4-5 दिन से लगातार भटक रहा था। इसके बाद उसे किसान को खाद न मिला। इसके बाद जो किसान है खेत पर जाकर उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं अब देख रहे हैं कि आखिर
जो ललितपुर जनपद में जो किसान है आखिर आत्महत्या क्यों कर रहा है, आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। अब देखने वाली बात है कि आखिर प्रदेश सरकार द्वारा इन किसानों को किस प्रकार से मदद की जाती है। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, एनवी न्यूज। यातायात उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुसार आज मथुरा में टैंक चौराहे पर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा यातायात नवंबर माह के पहले दिन का शुभारंभ किया है। हरी झंडी दिखाकर वाहनों को वहाँ से रवाना किया है। वहीं मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा बताया गया है जिस तरह मथुरा जनपद में दोपहिया वाहन पर जो 3 सवारी बिना हेलमेट जो चल रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए यातायात माह का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो चेक इन अभियान चलाएं। और क्योंकि दीपावली का समय भी नज़दीक है और जो यातायात उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आदेश किया गया था उसके आदेश के अनुसार आज मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा टैंक चौराहे पर हरी आज 1 नवंबर से इस वर्ष का जो यातायात जागरूकता माह है उसका यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, जिसमें कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगणों के साथ साथ यहाँ के सम्राट नागरिकों ने, आप जैसे मीडिया बंधु ने, सभी ने इसमें प्रतिभाग किया है। विभिन्न कार्यक्रम अगले 1 महीने में जागरूकता से संबंधित होंगे और इसका एक ही लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में हम कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन 100% करवा सकें और साथ ही साथ दुर्घटनाओं में जो जान माल का नुकसान होता है या दुर्घटनाओं की जो संख्या है उसमें कैसे कमी ला सकें। आने वाली पीढ़ी को जब संस्कारों के माध्यम से हम ट्रैफिक नियमों को सिखाएंगे तो आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी और लोगों की जान माल का नुकसान है। झंडी दिखाकर यातायात माह नवंबर की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी अधिकारीगण वहां मौजूद रहे। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी न्यूज। एंटीलिया मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार सचिन वजे को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। माननीय कोर्ट ने 9 नवंबर तक उनकी मांग स्वीकार कर ली है, यानी कि अब वह मुंबई क्राइम ब्रांच हिरासत में रहेंगे और उसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें इस वक्त हम कांदिवली के यूनिट 11 में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर मनसुख हिरन की हत्या के मामले में कॉल गया था। हालांकि इस कॉल के बाद लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी। इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि हत्या के मामले में यहां के सीनियर पीआई सुनील माने का हाथ था, लिहाजा मुंबई जो सीनियर पीआई की गिरफ्तारी की गई। तस्वीरें आपको बताएंगे कि ये वही मुंबई कांदिवली का यूनिट 11 है, जहां पर शिकायत दर्ज की। सबसे अहम बात, मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार यह जांच कर रही थी कि जिस तरह से सचिन वजे और परमवीर सिंह ने मिलकर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया गया था, उसकी भी जांच की जा रही। इस दौरान क्राइम ब्रांच ने माननीय कोर्ट को कहा है कि जिस तरह से सचिन वजे ने मुंबई क्राइम ब्रांच का नाम और मुंबई पुलिस का नाम खराब करने की कोशिश की है, वसूली के लेकर इस वसूली के तहत जो है उनकी जांच की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सचिन वजे ने जो होटल और रेस्टोरेंट से पैसे वसूली करता था उसका 25% वह खुद रखता था। फिलहाल इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। एंटीलिया मामले में आपको बता दें कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की थी, उसके बाद से लगातार मुंबई पुलिस पूरे मामले की पूछताछ में लगी है। आपको एक अहम बात और बता दें कि सचिन वजे ने माननीय कोर्ट से यह कहा था कि पूछताछ के दौरान उनका वकील साथ रहेगा, उसको भी माननीय कोर्ट ने माना है। दूसरी तरफ सचिन वजे ने कहा था कि जब वह जेल में रहेंगे या हिरासत में रहेंगे उस वक्त रात में उनसे पूछताछ न की जाए, इसके अलावा उनको घर का खाना दिया जाए। ये सारी बातों को माननीय कोर्ट ने मान लिया है। तीसरी अहम बात, सचिन वजे ने कोर्ट से यह मांग की थी कि जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उस वक्त जो है एक कार्डियक एम्बुलेंस होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सचिन वजे की तबीयत लगातार खराब रहती है। उनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो जाहिर तौर से सचिन वजे तमाम मांगे कोर्ट के सामने रखी थी। माननीय कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से सचिन वजे और परमवीर सिंह को लेकर 100 करोड़ वसूली का मामला सामने आया था, उसकी जांच मुंबई की क्राइम ब्रांच कर रही थी। फिलहाल यह जानकारी मिली थी कि क्राइम ब्रांच यूनिट 11 आज उनसे पूछताछ करने वाली थी, लेकिन किला कोर्ट के बाद सीधे वह
क्राइम ब्रांच दफ्तर गए हैं, जहां से उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल वह नवंबर तक जो है क्राइम ब्रांच हिरासत में रहेंगे। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत एमपी-यूपी चेक पोस्ट पर 28 अक्टूबर को एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। व्यक्ति ट्रक चालक था और उसका शव ट्रक के अंदर ही पाया गया था। शव मिलने के बाद तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। हालांकि इस पर हनुमाना पुलिस तत्काल ही जांच में जुट गई थी और जांच के बाद आज हनुमाना पुलिस के द्वारा हत्या का खुलासा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर की हत्या उसी के खलासी के द्वारा की गई थी। हत्या होने की वजह बताई जा रही है कि खलासी लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं खलासी के द्वारा 68,000 रुपये लूट लिए गए थे और जब हनुमाना पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो 65,000 रुपये बरामद भी किए गए हैं। हालांकि इस बात की जानकारी मऊगंज एसडीओपी के द्वारा दी गई। वहीं हनुमाना पुलिस को साइबर सेल की मदद से इस द्वारा अच्छा काम किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण पुलिस टीम को 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इससे 68,000 रुपये थे ड्राइवर के पास, तो उनको लेके 23 तारीख को सुबह 4 बजे, हाँ, तो 28 तारीख को सुबह पुलिस को सूचना मिली है, उस पर कार्रवाई। डीएसपी के द्वारा 5,000 रुपये इनाम देने की भी घोषणा की गई है। अभी हाल ही में हनुमाना पुलिस के द्वारा हत्या का खुलासा किया गया है। एएनबी न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। त्रिपुरा में फैले सांप्रदायिक तनाव को लेकर पीएफआई के 6 सदस्य उज्जैन स्थित कोठी कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे। ज्ञापन के बाद में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने ज्ञापन में संज्ञान में लेते हुए देखा कि उसके अंदर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने उज्जैन के माधवनगर थाना को उस ज्ञापन को रेफर किया, जिसके आधार पर उज्जैन माधवनगर थाने ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उन पर 153, 505, 188 के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई। वहीं हम बता दें आपको, पूरा मामला 28 अक्टूबर के करीब का है। ये त्रिपुरा में जो सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है उसको लेकर पीएफआई के सदस्य उज्जैन कोठी पहले स्थित कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। ज्ञापन के अंदर अनगढ़ और आपत्तिजनक बातें लिखी होने के कारण वो सारा पूरा मामला उज्जैन के माधवनगर थाने को रेफर कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि माधवनगर के महेंद्र प्रकाश सिंह ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर इन पर कार्रवाई की, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन 6 लोगों को छोड़ भी दिया गया है। ये सभी आरोपी आगर नाका, फैजलपुरा और बेगम बाग के वहाँ रहते हैं। वहीं 3 दिन पहले का घटनाक्रम है, इसमें एक ज्ञापन पीएफआई की तरफ से कुछ लोगों ने दिया था। उसमें कुछ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था, जिसके क्रम में एक केस रजिस्टर किया गया है और 6 लोगों की उसमें गिरफ्तारी की। ये धारा 188, इसके अलावा 505(2) और 295(a) के अंतर्गत गिरफ्तारी। उनको छोड़ भी दिया गया है। विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी जो अगर 7 साल से कम की होता है उसमें हमको। हम आपको बता दें कि पूरे देश में पीएफआई को संगठन को एक रूप से बैन किया गया है, लेकिन ये उसके बाद भी ज्ञापन देने पहुंचे थे। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एएनबी न्यूज़ के लिए। अतरौली तहसीलदार ऊषा सिंह के नेतृत्व में अतरौली में हुई बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, अतरौली नगर के आवंतीबाई चौराहे के समीप एक 4 बीघा की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे लेकर इसकी सूचना प्रशासन को मिलती है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राजस्व विभाग की टीम द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा महाबली लगाकर लगातार चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य को धराशायी करा दिया और मौके पर पहुंचे लोगों ने प्रशासन का काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया और महाबली को रोकना चाहा। प्रशासन ने विरोध करने वाले लोगों को भी रोक लिया और तो मेरे संज्ञान में आया, आज ही मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है, तो जो मेरे संज्ञान में आया है ये ग्राम अतरौली पट्टी शेर सिंह अंदर चुंगी के घाटा संख्या 369 का मामला है,
जिसपे पूर्व में जो है तहसीलदार साहब के यहाँ जो मुकदमा चल रहा था और उनके द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। स्थगन आदेश जो है उसमें खुर्द करने से रोका गया है। उसके बावजूद बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण किया जा रहा था, जिसे कि तहसीलदार तरौली द्वारा जो है रोक दिया गया है और अवैध किए जा रहे निर्माण को संभवतः उसके कुछ अंश को गिरवा भी दिया गया है, जैसा कि अभी मुझे सुनने को मिला है। तो जो व्यक्ति हैं जो निर्माण करना चाहते हैं वो अपना विधिक जो भी लीगल कागजात हैं वो ले आके हमारे सामने प्रस्तुत करें। जो स्थगन आदेश है उसको पहले खारिज कराएं, उसके बाद अपना नक्शा पास कराएं। पूरे कंस्ट्रक्शन कार्य को प्रशासन ने धराशायी करा दिया। अलीगढ़ से ANV न्यूज के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय। आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अमेठी पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस के द्वारा सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जो है हरी झंडी दिखाकर बच्चों की रैली को जो है निकाला है। और वहीं पर उन्होंने बताया कि यह अभियान जो है लगातार अनवरत 1 माह तक चलेगा, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे कि सड़क से जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचा जाए। लोग जो 4 चक्का चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, वो सीट बेल्ट पहनकर चलाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी यातायात माह का आज शुभारंभ हो रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हांकन जहां पूर्व में दुर्घटनाएं अधिक हुई हैं वहां पर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सुधार किए जा सकते हैं, उस संदर्भ में विभिन्न विभागों से समन्वय करना। वो पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। हम छात्रों से लेकर के और भी तमाम जो लोग हैं उनके भीतर जागरूकता पैदा करने के लिए और इसी प्रकार के तकनीकी सुधार करने, यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उस दिशा में हमने कार्ययोजना बनाई है। इस माह में हम उसको साकार करेंगे। 2 व्हीलर वाले जो है हेलमेट पहनकर चलाएं और गति पर अपना नियंत्रण रखें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए यह एक सराहनीय अभियान चलाया जा रहा है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज, अमेठी। थाना बढ़ापुर के इनायतपुर के जंगलों में किसानों की कई बीघे गन्ना व धान की फसल हाथियों के झुंड ने नष्ट कर दी है। गुस्साए किसानों ने वन विभाग इनायतपुर चौकी पर धरना दिया और उन्होंने कहा कि वन विभाग इन जानवरों पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है, इसलिए वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। ANV न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया, साथ ही उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। यशपाल आर्य ने कहा कि वे 40 साल से कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं और उन्होंने कहा कि 2022 हमारे जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं उत्तराखंड में, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो मेरी प्राथमिकता है और मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, किसी रेस में नहीं हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में पीछे की पंक्ति में बैठकर, पिछली पाँव में बैठकर मैं कांग्रेस को स्थापित करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं और जो नीति है कांग्रेस की, जो कांग्रेस का इतिहास है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आगे बहुत समय काम करूँगा। 2022 का चुनाव हमारे लिए एक चुनौती भरा चुनाव है। हम सब मिलकर इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे और निश्चित रूप से जो माहौल है, जो वातावरण है कांग्रेस के पक्ष में बनते जा रहा है और जन आकांक्षाएँ कांग्रेस के साथ हैं। तो मुझे विश्वास है कि 2022 में कांग्रेस की वापसी होगी, कांग्रेस स्थापित होगी। उसमें मेरा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैं चाहूँगा कि मेरा भी इसमें अनुदान होगा। ठीक है। इसके चुनाव में वो पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। आज रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा दिन है। कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी व हार्दिक पटेल के नेतृत्व में आज रायबरेली के सरेनी विधानसभा, हरचंदपुर विधानसभा व बछरामा विधानसभा में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेसी नेताओं ने जोर शोर से तैयारियां की और लगातार कांग्रेस का माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया।
क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और रायबरेली में अपनी जड़ें मजबूत रखने के लिए लगातार गांधी परिवार भी प्रयासरत रहता है। जी इसी कारण है कि रायबरेली में लगातार गांधी ऐसे काम न चले, ऐसे काम न चले। अगर राणा बेनी माधव की ललकार से गोरा अंग्रेज भाग गया तो आपकी ललकार से ये काला अंग्रेज भागना चाहिए। वो भी तो वही कर रहा था, अंग्रेज भी तो लूट रहा था, आपकी संपत्ति छीन रहा था, और ये मोदी योगी भी तो वही कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी बना के गई उसको बेच के लूट रहे हैं। परिवार के द्वारा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली।